हेलो दोस्तों, लेवल अप बीपीएससी के चैनल पे आपका स्वागत है। पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में अब तक हमने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स डिस्कस किया है। और जैसे कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रियम्बल डिस्कस कर चुके हैं, भारत के टेरिटरीज, सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रपति वाला हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी का जो टॉपिक है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स मैं बता देता हूं और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को हम देखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी ने भी पूछे हैं उसको भी देखेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने करके रखा है। पीडीएफ आपको लेवल अप बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाता है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को आप अपने प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, हालांकि जब डिस्कशन करता हूं मैं क्वेश्चन का, उस समय आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इस पीपीटी में नहीं लिखी हुई हैं या पीडीएफ में नहीं मिलेंगी मुझे, उसको आप नोट्स लिख सकते हैं किसी कॉपी में और अपने ओरिजिनल नोट्स में अगर वो जानकारी आपके लिए नहीं है तो वहाँ लिख सकते हैं। नोट्स को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है क्योंकि रिवाइजन में जो मुश्किलें होंगी वो आप समझो, जितना ज़्यादा नोट्स उतना ही ज़्यादा रिवाइज करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि नोट्स को खाली छोड़ दो भैया, कुछ रिवाइज ही ना करना पड़े। ठीक है, तो बहरहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4 यानी भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं और आर्टिकल 30 अनुच्छेद 36 से लेके 51 आर्टिकल 36 टू 51 में दिया हुआ है। अब ये जो नीति निर्देशक तत्व है आपको कंपेयर करना है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से। पार्ट 3 में क्या दिया है, फंडामेंटल राइट, और वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिया है। एक बेसिक डिफरेंस जो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकारों में ये है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसका फंडामेंटल राइट उससे छीना जाता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का रोकथाम लगाया जाता है, तो वह व्यक्ति जिसका कि राइट यानी अधिकारों का हनन हुआ है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है और ऐसा करना उसका एक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर दिया हुआ है। लेकिन ये प्रावधान जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर नहीं लागू होते हैं। नीति निर्देशक तत्व है क्या? जब हमारा देश बन रहा था, भारत आजाद हो रहा था, तो ये तय किया गया कि भारत जो एक राष्ट्र बनेगा, एक राज्य बनेगा भारत, जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस में राज्य की एक मूलभूत परिभाषा होती है। यहाँ पे पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और संप्रभुता यानी सोवरेनिटी होती है। ये चार चीज जिनके पास होता है वही राज्य है। मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो भारत अपने आप में एक राज्य है और उस राज्य का जो नेचर है, प्रकृति कैसा है, वो एक वेलफेयर स्टेट का है। वैसा देश बनेगा जो अपने जनता के भलाई के लिए और उनके बेहतरी के लिए कार्यरत रहेगा। तो ऐसे में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो संविधान ने भारत की सभी सरकारों को दिया है। वैसे मूलभूत सिद्धांत जो सभी सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको फॉलो करना है अपने नीतियों में, अपने पॉलिसीज में, ताकि जो हमारा वेलफेयर स्टेट बनाने का, वेलफेयर देश बनाने का जो सपना है, जो संविधान बनाने वालों ने देखा था, वो पूरा हो सके। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में कुछ ऐसे ही सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। हालांकि ऐसे सिद्धांत जो मेंशन है 36 से 51 में अनुच्छेद में, अगर वो पूरा नहीं भी होता है तो उसकी जो कानूनी जवाबदेही है वो सरकार की नहीं होती है, क्योंकि ये सरकार की आर्थिक और समाज की क्षमता पे, समाज की सामाजिक क्षमता, बुद्धि की क्षमता, उसको सहने की क्षमता। जैसे कि अभी जो एक मामला बहुत तूल पकड़े हुआ है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता का। हालांकि वो अनुच्छेद 44 के अंदर एक डीपीएसपी ही है, नीति निर्देशक तत्व भी है, लेकिन संविधान बनाने वालों ने ये एक निर्देश तो दिया था कि जब जरूरत पड़े तो राष्ट्र यानी देश, सरकार समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है, लेकिन उस समय उसको लागू
करना जरूरी नहीं घोषित किया गया। अगर ऐसा होता तो उसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया जाता। क्यों? क्योंकि उस समय की सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय तत्काल रूप से लागू कर दिया जाए। तो ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं जो यहाँ लिखे गए हैं, उसको उस समय जरूरी रूप से लागू नहीं किया गया था। उसके पीछे सरकार की आर्थिक अक्षमता, उतनी ज्यादा पूंजी नहीं थी सरकार के पास कि सबको राइट टू वर्क दे दिया जाए, सबको मैटरनिटी बेनिफिट दे दिया जाए। तो जैसे जैसे सरकार की क्षमता बढ़ती गई वैसे वैसे उन सिद्धांतों को सरकार ने लागू करने की कोशिश की है। इररिस्पेक्टिव चाहे कोई भी सरकार हो, वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करती ही है, लेकिन कानूनी जवाबदेही नहीं है। अगर कोई नीति निर्देशक तत्व पूर्ण नहीं किया जाता है किसी सरकार के द्वारा, तो कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी अधिकारों का हनन होता है तो वो किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने अधिकारों की पुनः स्थापना के लिए। तो ये एक मूलभूत अंतर है। बात आता है कि अगर कभी ऐसा हो कि डीपीएसपी यानी सिद्धांतों में भाग 4 में कुछ लिखा हो और मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसा लिखा हो, दोनों आपस में समन्वय नहीं हो, दोनों का सामंजस्य नहीं हो, तो वरीयता किसको दी जाएगी? अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले तो ये कोशिश की जाएगी कि सामंजस्य बैठ जाए, इस तरह से हो कि लोगों को अधिकार भी सुरक्षित रहे और सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन डीपीएसपी के रूप में भी कर सके। लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टल नहीं सकता, वो अटल हो गया है, तो जो वरीयता दी जाएगी वो मौलिक अधिकारों को दी जाएगी, डीपीएसपी को नहीं दी जाएगी। यानी अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कॉन्फ्लिक्ट होता तो वरीयता फंडामेंटल राइट की होगी। दो इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 31C ये कहता है कि ऐसा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में होगा, और बात अगर वैसे डीपीएसपी के है जो 39B और 39C में दिए गए हैं, यानी ये जो है कुछ सामाजिक सिद्धांत हैं, समाजवादी सिद्धांत हैं जो ये कहते हैं कि देश में जो आर्थिक शक्ति है, धन का एक जगह जमाव नहीं होना चाहिए, बराबर वितरण होना चाहिए, और इसकी वजह से किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, और इसकी वजह से अगर अनुच्छेद 14 तकरार होता है इन दोनों में, ये एक डीपीएसपी है, 2939B और C एक डीपीएसपी है, और अनुच्छेद 14 एक फंडामेंटल राइट है, अगर इन दोनों में तकरार होता है तो वरीयता इन दोनों को दी जाएगी, ना कि अनुच्छेद 14 को। अदरवाइज जो सामान्य स्थिति में वरीयता किसको दी जाएगी? मौलिक अधिकारों को। तो रूल ये कहता है इन दोनों के बीच जो टकराव होगा वरीयता मौलिक अधिकारों को मिलेगा। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अगर तकरार होता है वरीयता फंडामेंटल राइट को मिलती है। एक उस रूल का एक्सेप्शन है 39B और 39C। अगर 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अनुच्छेद 14 का वायलेशन होता है तो भी वो अमान्य नहीं होगा, ऐसा एक्सेप्शन अनुच्छेद 31C में दिया गया है। तो कुछ एक मूल जो बातें थी, बेसिक बातें थी, वो मैंने आपको बताई हैं। अब बाकी सारे जो फैक्ट हैं वो ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते समय ही हमें पता चल जाएगा। तो 36 से 51 अनुच्छेद में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 to 59 में जो दिया गया है उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। हालांकि संविधान ने ऐसा कोई बंटवारा नहीं किया है, ये बंटवारा बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कर दिया है। तो ये जो बंटवारा है इसको हम पहले रूप में बांट सकते हैं सोशलिस्ट यानी समाजवादी। उसमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो समाजवादी सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो गांधीवादी सिद्धांत हैं, और कुछ वो ऐसे हैं जो उदारवादी लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत है। तो कौन सा जो डीपीएसपी हो किसके अंदर आता है ये आप जान लीजिए। जैसे कि अनुच्छेद 38 सोशल ऑर्डर क्रिएट करना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस समाज में लाना, सामाजिक आर्थिक न्याय लाना, ये एक तरह का समाजवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 38 में लिखा है, ये भी डीपीएसपी है। अनुच्छेद 39 में 6 तरीके के सिद्धांत हैं, जैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, नारी एवं पुरुष दोनों को अगर समान काम करते हैं तो समान रूप से वेतन मिलना चाहिए, ये अनुच्छेद 39D में लिखा हुआ है। तो ये सारे जो अनुच्छेद 39 के सिद्धांत हैं वो क्या है? समाजवादी सिद्धांत हैं, सोशलिस्ट है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, अगर कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो सरकार के खर्च पे उसको वकील मुहैया कराया जाए, 39A के अंदर दिया हुआ है।
41 के अंदर राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट, वृद्धा पेंशन वगैरह सारी चीजें अनुच्छेद 41 के अंदर है, ये भी समाजवादी सिद्धांत है। मैटरनिटी बेनिफिट, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, जो मातृत्व सुरक्षा के अधिनियम बने हुए हैं वो अनुच्छेद 42 के अंदर है, ये भी समाजवादी सिद्धांत है। लिविंग वेज सिक्योर करना, स्टैंडर्ड डिसेंट लाइफ सिक्योर करना अनुच्छेद 43 के अंदर, ये भी समाजवादी सिद्धांत है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये 43A के अंदर, ये भी एक समाजवादी सिद्धांत है। पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, ये भी एक सामाजिक सिद्धांत है, और ये अनुच्छेद 47 के अंदर दिया हुआ है। तो ऐसे सामाजिक सिद्धांत हैं जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सिद्धांत है जो गांधीवादी हैं, हिंदी में आपको यहाँ मिल जाएगा। गांधीवादी सिद्धांत है जैसे विलेज पंचायत, अनुच्छेद 40, पंचायती राज हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक डीपीएसपी था पहले से, लेकिन 73rd और 74th अमेंडमेंट, बेसिकली 73rd अमेंडमेंट लागू करने के बाद 1992 में, तो ये एक अलग हिस्सा भी बन गया हमारे संविधान का। उससे पहले से अनुच्छेद 40 के अंदर एक डीपीएसपी भी था, पंचायती राज का संगठन। तो ये एक गांधीवादी सिद्धांत है। कॉटेज इंडस्ट्री यानी ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण लेवल पे इंडस्ट्री बनाते हैं, जो घरों में बनाते हैं, उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, तो उसका भी प्रमोशन करना, ये भी एक गांधीवादी सिद्धांत है, अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 43B के अंदर दिया हुआ है। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 97वें संशोधन से आया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया है। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनके साथ सामाजिक न्याय, ये सब हो, ये भी एक गांधीवादी सिद्धांत है, अनुच्छेद 46 के अंदर दिया हुआ है। अल्कोहल का बैन, जो भी नशीले मादक पदार्थ है उसको बैन करना, इंक्लूडिंग अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, दवा के लिए जो अल्कोहल यूज करती है उसको बैन करने का नहीं प्रावधान है। जो ह्यूमन कंजप्शन, जैसे बिहार में शराबबंदी है, तो वो भी एक डीपीएसपी का हिस्सा है, और वो अनुच्छेद 47 के अंदर दिया हुआ है। गौ हत्या इत्यादि और दूसरे जो एनिमल्स है उनकी हत्या पर रोकथाम लगाने के लिए अनुच्छेद 48 यानी 48 में, ये भी एक गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो कैटेगरी में आपने देख लिया डीपीएसपी बटे, और तीसरा कैटेगरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदारवादी सिद्धांत। इसमें मॉडर्न तौर तरीके के बारे में बात की होगी, सेकुलर चीजों के बारे में बात की गई होगी। तो यहाँ पे देखिए, और समाजवादी में क्या है, फ्री में अगर कुछ देना है, कम्युनिटी ऑनरशिप होना चाहिए, जो सरकार के नेतृत्व में सब कुछ होना चाहिए, ये सब समाजवादी हो। गांधीवादी में ग्रामीण चीजों के बारे में बात की गई है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल में मॉडर्न चीजों के बारे में बात की गई है, सेकुलर चीजों के बारे में बात की गई है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक उदारवादी सिद्धांत है, अनुच्छेद 44 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बहुत पुश कर रही है, और बहुत हद तक ये संभावित है कि अगले साल चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल तो लाया जाएगा, भले ही वो पास हो पाए या ना हो पाए। अर्ली चाइल्डहुड केयर, अनुच्छेद 45 के अंदर। पहले राइट टू एजुकेशन था, लेकिन राइट टू एजुकेशन अब एक मौलिक कर्तव्य बन चुका है। अब 6 से 14 साल तक के लिए अगर बात की जाए तो अब ये एक मौलिक अधिकार बन चुका है, अनुच्छेद 21A के अंदर फंडामेंटल राइट बन चुका है। 0 से 6 साल तक का जो बेसिक शिक्षा है, ये अनुच्छेद 45 के अंदर रह गया है अब, और ये एक लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडिया माना जाता है। एग्रीकल्चर ऑन एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइन, देखिए अनुच्छेद 48 जो है उसमें काउ स्लॉटर के बारे में जो बैन है वो गांधीयन में चला जाता है, और जो साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात की गई है एनिमल हस्बेंड्री की, वो लिबरल इंटेलेक्चुअल में। तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने मिलता है, क्योंकि ये कैटेगराइजेशन जो है उस संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ देते हैं, तो जानकारी के लिए हमें जान लेना चाहिए। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, ये एक इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ये अनुच्छेद 49 के अंदर एक डीपीएसपी है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक मौलिक कर्तव्य भी है। जो हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं और जो रिच एंड कल्चर, कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना, जब शब्द रहेगा रिच एंड कंपोजिट कल्चर, वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी हो जाता है। मॉन्यूमेंट्स किसको प्रोटेक्ट करना है, वो सरकार को करना है। कल्चर वो किसको प्रोटेक्ट करना है, हमको करना है। तो ये अलग है। हमारे यहाँ 49 आर्टिकल के अंदर मॉन्यूमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट के हो, उसको सरकार को प्रोटेक्ट करना है, तो ये डीपीएसपी का हिस्सा है। कंपोजिट और रिच कल्चरल हेरिटेज को किसको प्रोटेक्ट करना है, इस देश की जनता को करना है।
तो मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। ठीक है, तो छोटे छोटे डिफरेंशिएशन आपको पता होने चाहिए। इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना, अनुच्छेद 51, तो ये लास्ट है डीपीएसपी का। इसके बाद मौलिक कर्तव्य यानी कि 51A अनुच्छेद में, तो पार्ट 4 में जो है आपका क्या है, डीपीएसपी है, और पार्ट 4A में ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, 51A में। इसमें 1 से लेके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और इसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी लिखे हुए। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के ऊपर आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सवाल से। भाई पहला सवाल कहता है, द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, गांधीवादी लोकतंत्र को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर बहुत ज्यादा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना, यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। सोशल जस्टिस कब होगी, जब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और इकोनॉमिक जस्टिस कब रहेगी, जब सबको बराबरी का मौका मिलेगा। सबको अगर आप राइट टू वर्क देंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेस उसका बंटवारा सही तरीके से होगा। तो ये सब चीज कहाँ लिखा है, ये फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा है, ना ही फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है। तो कहाँ लिखा है, ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है। तो पहला जो है उसका आंसर है डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी हमने देखा कौन से है, समाजवादी है, उदारवादी बुद्धिवादी है, और गांधीवादी है। तीनों है तो ऊपर के सभी हो जाएंगे। आंसर है हमारा सी। ये काफी इजी सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी समाज की स्थापना, वेलफेयर स्टेट, वो तो है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, अभी हमने देखा। धार्मिक राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो अब देखो, ये भी है, ये भी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू आपको मिलता है। उसके अलावा आप फंडामेंटल राइट में देखेंगे, प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। तो ये तो है ही। हमारे संविधान में किसी एक धर्म की स्थापना करना कोई उद्देश्य कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये यहाँ पे एप्ट आंसर आएगा। आंसर है हमारा सी। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के मॉडल का वर्णन करता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट। आंसर हमारा अभी पता चल जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्योंकि हम इसी बात को डिस्कस करते आए हैं। इस पे काफी इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बहुत मतलब बेसिक नेचर के क्वेश्चन रहेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। आपको या तो आता होगा, नहीं आने का सवाल नहीं है, सारे हम इससे कर लेंगे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और आयरलैंड। तो आंसर है आयरलैंड। हमने जो अपना डीपीएसपी लिया है वो कहां से इंस्पायर किया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण किस चीज का उल्लंघन करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आप एक बारी तुरंत वापस जाओ, आर्टिकल 39 में आपको दिखाता हूं। अब देखिए, मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम, धन इनकम के बीच जो दूरियां हैं एक दूसरे के, उसको कम करना। स्टेप टू सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यानी कि राज्य क्या क्या गोल होगा, धन और उत्पादन के संसाधनों की एकाग्रता की रोकथाम। मतलब एक लोगों के पास ही सारे बुनियादी जरूरत सामान ना हो, रिसोर्स पे कुछ लोगों का कब्जा ना हो, ये पूंजीवाद ना हो। पूंजीवाद में क्या होता है, जहां भी पूंजीवाद सिस्टम चल रहा होता है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा धन होगा, बाकी बेचारे गरीब होंगे। तो ये किसका वायलेशन होगा अगर देश में ऐसा हो जाता है, तो ये अनुच्छेद 39 का वायलेशन होगा। अनुच्छेद 39 क्या है, डीपीएसपी है। तो वापस जाते हैं सवाल के ऊपर। राज्य के
ये तो कहाँ से लिया गया है, धन का संकेंद्रण, एक जगह कंसंट्रेशन, वो किस चीज का उल्लंघन करेगा, तो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी आंसर है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें से कौन सा है जो डीपीएसपी का हिस्सा है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये आपको मैंने कहाँ बताया था, अनुच्छेद 20 में, कि कुछ सिचुएशन में आपको सजा नहीं हो सकती, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, पीछे किए गए काम के लिए भविष्य में कानून बना के सजा नहीं दी सकती, किसी को अपने ही दिए गए बयान के मुताबिक सजा नहीं दी जा सकती। तो ये अनुच्छेद 20 है, यानी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी मौलिक अधिकार है। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अनुच्छेद 29 है, ये भी मौलिक अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अभी अभी आपने देखा था 39D में लिखा हुआ है, तो ये डीपीएसपी के अंदर आता है। सही आंसर है हमारा डी, सही आंसर है डी। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये क्या है, इनफोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, और फंडामेंटल राइट्स के बराबर है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो न्याय संगत यानी जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल, इसका प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय है या नहीं। प्रवर्तनीय का मतलब मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाले लेक्चर में बता दिया था कि वैसी चीजें जिसका अगर पूर्ति ना हो तो आप अदालत जाके उसकी पूर्ति की मांग कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कि वो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है, इनफोर्सिबल बाय द कोर्ट है। तो डीपीएसपी अभी भी मैंने डिस्कशन में बताया था कि वो अप्रवर्तनीय है, ये लागू नहीं किया जा सकता, ये प्रभावी नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये जो आंसर है वो हमारा ई होगा, नॉन जस्टिसिएबल, अप्रवर्तनीय, यानी बी, बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को संगठित करने के लिए दिशा निर्देश देता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत भी एक डीपीएसपी है, गांधीवादी डीपीएसपी है। हमने क्या देखा था, अनुच्छेद 40 के अंदर इसका मेंशन है, अनुच्छेद 40 इसका सही जवाब होगा। अब इसको हमको मैच करना है, कौन सा इसमें मैच है, और उसके अनुसार जो नीचे कोड दिए गए हैं हमको सिलेक्ट करना है कि कौन से सीक्वेंस में मैच होगा, ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत का संगठन। और फिर सामान्य नागरिक संहिता के बारे में अभी हमने देखा था, वो कहाँ है, 44। ठीक, तो ए का 1 होना चाहिए, इन दोनों में है, यानी ये जो बी है वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, और डी है जो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ए का हमने 1 देख लिया है। अब सी का 3 होना चाहिए, सी का 3 है इसमें, सी का 3 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन टेक्निक से हमें सिर्फ 2 ही पता था, तो भी हमको पता हो गया कि आंसर इसका बी है। वैसे आप जान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो गांधीवादी में देखा था हमने, 48 में देखा था, और 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और राइट टू वर्क 49 में है, वर्क एंड लाइवलीहुड। तो ये जो करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ये 1 होगा, यानी ए होगा। ठीक है, ये तो हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया था, ए हमारा सही आंसर होगा। ये सब एक दूसरे से करेक्टली मैच्ड। Which one of the following article of the DPSP deals with the promotion of national peace and security? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। 51, 48A, 43A, 41। तो 41 अभी अभी हमने देखा क्या है, राइट टू वर्क है, तो 41 तो नहीं है भैया। 43A आपने देखा था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज के बारे में, ये भी नहीं है। इन्वायरमेंट के बारे में प्रोटेक्शन करने के लिए 48A था। ऑप्शन है हमारा 51। तो ये आखिरी नीति निर्देशक तत्व है जो बताता है कि भारत के देश को कोशिश ये करनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्तर पे पीस हो, समन्वय हो।
संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में इनमें से कौन सा आया था? तो ये सारे नीति निर्देशक तत्व है। अब इसमें से देखना है कि कौन सा है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सिक्योरिंग लिविंग वेजेस, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान दाम, काम करने के लिए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिकों के लिए जीवन यापन करने योग्य वेतन, और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। आंसर है हमारा बी, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, बी। एक गलती से आ गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल वस्तुओं की पहचान करें। इनमें से कौन सा है जो डीपीएसपी का हिस्सा है, कौन सा नहीं है? तो बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी में से पहचान करने में आप सक्षम होने चाहिए। तो ये सवाल जो है वो यही इसी नॉलेज को आपको टेस्ट करता है कि इनमें से कौन सा है जो डीपीएसपी का हिस्सा है, कौन सा जो है वो नहीं है। कंजम्पशन ऑफ लिकर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्री, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक, ये नहीं है, ये अनुच्छेद 24 के अंदर आता है और ये एक मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यह अनुच्छेद 17 में आता है, ये भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ बेगार, मतलब बंधुआ मजदूरी, फ्री में काम कराना, बेगारी, ये 3rd नंबर वाला, तो ये भी एक मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 23 में आता है। तो सिर्फ कौन सा आता है? पहला आता है, ये डीपीएसपी है। तो आंसर होगा सी। सिर्फ एक ही इसमें से डीपीएसपी का हिस्सा है, वह है सी, यानी शराब के सेवन पे रोक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है। यह कथन है डीपीएसपी के बारे में, किसी पर्टिकुलर महानुभाव ने एक स्टेटमेंट दिया है। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किस व्यक्ति के हैं। क्या वो बी आर अम्बेडकर जी है, के मुंशी जी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के टी शाह? तो इसमें जो सही जवाब है वो है डी, यानी के टी शाह। इन्होंने बोला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, चेक तो है हमारे पास, लेकिन चेक का भुगतान आप कैसे लेते हो? अपनी सुविधा के अनुसार लेते हो। ये वाला एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार देगा, यानी आपके पास अथॉरिटी तो है, लेकिन तब होगी जब सरकार चाहेगी। सरकार की शक्ति के अनुसार ही डीपीएसपी का पालन या उसको लागू किया जाता है। ठीक है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ईयर था सन 1976। एक कमेटी बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, जिसके चेयरमैन स्वरण सिंह थे, और उस कमेटी में कुल मिला के 12 लोग थे। तो 12 लोगों की उस समिति ने कुछ ऐसे चीजों का सुझाव दिया जिसको हमारे संविधान में शामिल करना चाहिए, और भारत के सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य उन चीजों को घोषित करना चाहिए। उनकी सिफारिशों में से कुछ को चुनकर और कुछ और एडिशनल जोड़कर कुल मिला के 10 मौलिक कर्तव्य तब जोड़े गए थे 1976 में, 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद। हालांकि बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86वें संवैधानिक संशोधन में 10 में एक और जोड़ दिया गया, और कुल मिला के जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 पहुंच गई। अभी आप देखोगे तो हमारे संविधान का भाग 4A पार्ट 4A अनुच्छेद 51 क अनुच्छेद 51A में कुल मिला के 11 चीजों की सूची दी गई है जो इस देश के सभी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से कौन सा है जो उन 11 में नहीं है, उन 11 मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला क्या कहता है? टू वोट इन जनरल इलेक्शन, आम चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियाज, संविधान का पालन करना और उसके विचारों का सम्मान करना। बी, सी और डी ये तीनों मौलिक कर्तव्य है, उन 11 में से संबंधित है। आम चुनाव में वोट डालने के लिए ऐसा कोई भी संवैधानिक कर्तव्य आपके ऊपर नहीं लादा गया है। हालांकि अनुच्छेद 326 के अंदर अगर आप उसको पढ़ेंगे तो 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को पास यह अधिकार है
कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सके बिना किसी भेदभाव के। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जरूर है आपको वोट करने का, लेकिन आपके ऊपर ऐसे कर्तव्य का सुनिश्चित नहीं किया गया है कि वोट देना हर नागरिक का कर्तव्य होगा। आंसर है हमारा यहाँ पे ए। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? अभी अभी मैंने आपको बता दिया, तो वो समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। आंसर है सी। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1976 42वें संवैधानिक संशोधन से। आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन से स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे? पहला है ए.आर. अंतुले, एस.एस. रे, हरदेव जोशी, सी.एम. स्टीफन। तो इनमें से कौन संविधान वैसे समिति के सदस्य थे, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे, और कौन नहीं थे, ये आपको पता करना है। तो सी नंबर पे जो हरदेव जोशी है, इस समिति का हिस्सा नहीं है। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरदेव जोशी। तो इस 3 लोगों में अंतुले साहब, रे साहब और स्टीफन साहब, ये उस 12 सदस्यीय समिति का हिस्सा थे। अगर आपको जानना है कि बाकी 8 लोग कौन थे, क्योंकि एक तो स्वर्ण सिंह खुद ही हो गए, 8 वो, एक वो, 3 ये, 4 हो गए, बाकी 8 लोग। तो आपको उसका जवाब यहाँ मिल जाता है। समिति के सारे 12 लोगों का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ मिल जाएगा। जब आप PDF डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को के मौलिक कर्तव्य का वर्णन करता है? 50A, 50B, 51A, 51B। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 51A, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। थोड़ा सा ट्रांसलेशन एरर है यहाँ पे। द 10 कमांडमेंट्स विच वेर एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 10 कमांडमेंट, कमांडमेंट क्या है? बाइबल के कुछ आदेश, उसको कमांडमेंट्स बोलते हैं, 10 कमांडमेंट्स। तो वैसे ही कुछ आदेश। तो ये आप मान लीजिए कि पर्यायवाची यूज किया गया यहाँ पे। मेटाफर जो बोलते हैं कि जैसे किसी को बोल दिया वो यहाँ का शेर है, तो एक्चुअली शेर नहीं है, उसको किसी से कंपेयर किया जा रहा है। तो बाइबल में कुछ कर्तव्यों की गिनती कराई गई है, उसको कमांडमेंट्स बोलते हैं। तो संविधान में भी कुछ कर्तव्यों की गिनती कराई गई है। तो पूछ रहा है, ये BPSC 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो संविधान में जो 10 कमांडमेंट 10 आज्ञाओं के रूप में जोड़े गए थे किसी संवैधानिक संशोधन से, उसको हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को ही 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि यूज ओरिजिनली ये 10 ही थे, अब उसमें एक जोड़ दिया गया है, तो 11 हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, अनुच्छेद 50 के अंदर आता है ये। तो ये तो नहीं है, क्योंकि 50 के अंदर DPS भी है। तो वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसको संरक्षित करना। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अनुच्छेद 21A के अंदर आता है। तो ये एक मौलिक कर्तव्य हो गया, ये एक DPSP हो गया। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 के अंदर आता है, इसलिए एक मौलिक कर्तव्य अधिकार हो गया ये। तो बचता है क्या? बी। ये मैंने आपको बताया भी था जब हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे DPSP में, तो मैंने आपको बताया था इसी तरह का एक मिलता जुलता मौलिक कर्तव्य भी होगा। तो यही है डिफरेंस। यहाँ पे समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को बचाना है, वहां पे मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतों को बचाने की बात की जा रही है। आंसर हमारा बी होएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था किस संशोधन से? तो 42वें संवैधानिक संशोधन से शामिल किया गया था। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने डिस्कस किए हैं DPSP पे और मौलिक कर्तव्यों पे, फंडामेंटल ड्यूटी पे। अगर इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस डिस्कशन के बेसिस पे सॉल्व करने वाले हो जाएंगे। कोई आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन इससे मिस होगा। तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कुछ बेसिक आइडिया भी दिया है। आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें और अंतर DPSP कौन है और फंडामेंटल ड्यूटी कौन है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, उसमें कई नई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राष्ट्रपति और गवर्नर के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे।
जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और पूरी पॉलिटी को जैसे हम क्वेश्चन के सलीके से रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम भी कम हो और डिस्कशन के थ्रू आपकी रिवीजन भी सही हो जाए, तो इस प्रयास में आप हमसे जुड़िए। लेवल अप के बीपीएससी चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।